नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, दिल्ली पुलिस का पेपर चल रहा है और आज की इस वीडियो में जिनका भी पेपर अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का या फिर हेड कांस्टेबल का बाकी है, उन सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। अब तक जो आपका दिल्ली पुलिस में पेपर हुआ है, जो लेवल है, उसी के आधार पर आने वाले शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्लास लेकर आए हैं, जिसमें पूरे टॉप 100 क्वेश्चंस आपको स्टैटिक जीके और जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन का ये क्लास करवाएंगे। तो ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। साथियों, जो मैंने क्वेश्चंस लिया है वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। जो लेवल आपका पूछ रहा है उससे तो एक लेवल ज़्यादा ही है, यानी ये क्वेश्चंस अगर आप लगा लोगे तो जो लेवल अभी आपको पूछ रहा है ना एसएससी, बिल्कुल बहुत ही आगे आप रहोगे। तो इन क्वेश्चनों को कंप्लीट आपको देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। साथियों, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। आपको बताना है इनमें से कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो देखिए करेक्ट होगा डूरंड कप। डूरंड कप की बात करें तो 1888 से ही जो है ना ये फेमस है। 1888 में पहला मैच खेला गया था और तब से लेकर अब तक खेला जा रहा है। तो भारत का सबसे पुरानी जो फुटबॉल प्रतियोगिता है वह है साथियों डूरंड कप। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो मटकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है ऑलरेडी एसएससी के द्वारा। और एसएससी के लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस वो बार बार पूछता है, मैं वही क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, ध्यान से देखिएगा। मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश का, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है एमपी। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवाएंगे ताकि आपका समय बचे और कम समय में आप सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ लो। देखिए अगला क्वेश्चन है, केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो करेक्ट होगा साथियों शशि थरूर। शशि थरूर के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। इस बुक का नाम है केरल गॉड्स ऑन कंट्री, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य में कितनी हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें हस्तलक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया था ना, परसों ही तो आया था ना आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, सेम क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। याद रखना साथियों, क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहिनीअट्टम नृत्य में कितनी हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें हस्तलक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है, तो याद रखना 24। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम के अलावा केरल राज्य का एक और शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथकली, याद रखेंगे, ठीक है, कथकली। देखिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट सोमदेव देवबर्मन किस खेल से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय एथलीट जो है सोमदेव देवबर्मन, ये किस खेल से संबंधित है। देखिए करेक्ट आंसर होगा लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस आपका करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह में मनाया जाता है। आपको बताना है कि हिंदू माह के किस महीने में यह मनाया जाता है। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह में कब मनाया जाता है, तो करेक्ट आएगा फाल्गुन माह में। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, फाल्गुन माह में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो साथियों देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम जो है ये पहली बार गाया गया था। करेक्ट होगा 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। याद रखना, अगर आपसे इसका रचयिता पूछे कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी याद रखना। और अगर आपसे पूछे ये वंदे मातरम गीत जो है ये किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ, ठीक है, याद रखना, आनंद मठ नामक उपन्यास से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। अब देखो यहाँ पर ये तो आपसे नहीं पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ ओवरऑल आपको बताना है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपको आंसर करना है एनी बेसेंट। यहीं पर अगर आपसे पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता सरोजिनी नायडू। ये दोनों ही आपको याद रखना है।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था? बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा किस वर्ष दिया था? देखिए करेक्ट होगा 1939 में, याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों। आपके लिए साथियों ऐसे ही कोई भी क्लास उठा के नहीं लेके आते हैं, लिमिटेड क्लासेस करवाते हैं और पूरा पेपर फंसाने की जो है ना कैपेसिटी रखते हैं बिल्कुल। चाहे आपका एसएससी जीडी का जो पेपर अभी हुआ आपका देख लीजिए, काफ़ी सारे बच्चे अभी ज्वाइन करके जो है ना मौज कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। आप भी करोगे, बस भरोसा रखना और जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसको अच्छे से देखना, क्वेश्चंस का लेवल आपका यही रहेगा साथियों। ध्यान से देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका का व्यापार करने की स्वतंत्रता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 19 का 1 का जी में। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनुच्छेद 19 का जो आर्टिकल 19 है, इसमें भारतीय नागरिकों के लिए कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उनमें से एक आपकी स्वतंत्रता ये है कि कोई भी नागरिक, ठीक है, कोई भी उपजीविका या व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है भारत में। इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 का 1 का खंड जी में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है? यानी वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। याद रखिए ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 300 का ए में। अगर आपसे पूछे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान से देखना कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। याद रखिएगा साथियों, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। कब? तो 1978 में। साथियों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जो हमारा सेकंड वाला चैनल है एक्समार्ट स्टडी 2.0, यहाँ पर मैं आपको टॉपिक वाइज क्लासेस करा रहा हूँ, तो जाकर देख लेना। यहाँ पर मैं आपको आर्टिकल्स करा चुका हूँ टॉप 75 क्वेश्चंस का, स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स करा चुका हूँ, इंडेक्स जो कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है मैं आपको करा चुका हूँ। इसके अलावा करेंट अफेयर्स तो आपको करा ही रहे हैं डेली। इसके अलावा साथियों बात करें, कल मैंने आपको पंचवर्षीय योजना कंप्लीट करा दिया है। वर्तमान में कौन क्या है, नियुक्तियां वाला टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि मैंने करा दिया है। पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि मैंने करा दिया है। और यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस करा रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा एसएससी, कहीं भी छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल आपको पढ़ना है और पेपर फोड़ के आना है। याद रखना ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 300 का ए में जो है ना अभी संपत्ति के अधिकार को रखा गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार अभी कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? बताइए, सूर्य जो है साथियों पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? तो देखिए करेक्ट होगा लगभग 150 मिलियन। इस चैनल में भी मैंने 5-6 दिन पहले जो है आपको पूरे 251 करेंट अफेयर्स का एक क्लास कराया था, उस वीडियो को देख लेना, आपका काम बन जाएगा साथियों करेंट अफेयर्स में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? बताइए, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? तो करेक्ट आएगा इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? भाई भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिए ऑपरेशन फ्लड के नाम से। साथियों ऑपरेशन फ्लड जो कि 1970 में प्रभावी हुआ था, याद आपको रखना है। और इसको शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? देखिए करेक्ट आएगा भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? बताइए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम। ये क्वेश्चन अभी एसएससी जीडी का पेपर आपका हुआ था ना जनवरी-फरवरी 2025 में, वहीं पे आया था। ध्यान से देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो साथियों करेक्ट आएगा क्वार्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इसके अलावा इसको सिलिका के नाम से भी जानते हैं, सिलिका, याद रखना। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम एक तो क्वार्ट्ज है, और अगर आपको ऑप्शन में क्वार्ट्ज ना मिले तो सिलिका नाम याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जांच बिडाल टेस्ट से की जाती है? बताइए, इनमें से किसकी परीक्षण के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है? साथियों करेक्ट आएगा टाइफाइड बुखार के लिए।
टाइफाइड बुखार, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महासचिव कौन बनी है? बताइए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महासचिव अभी कौन बनी है? तो देखिए करेक्ट आएगा साथियों सेलेस्ट साउलो, याद रखना सेलेस्ट साउलो। और अगर आपसे पेपर में पूछे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा जिनेवा में। कहाँ है साथियों? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो देखिए किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब अभी जीता है? करेक्ट होगा साथियों ऑस्ट्रेलिया ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन सा बना है? बताइए, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 9वां अस्थायी सदस्य देश अभी कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ईरान। नेक्स्ट है, लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक नृत्य जो है ये चेराव, ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है? करेक्ट आएगा साथियों मिजोरम का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? बताइए, जानकी प्रसाद का संबंध कथक नृत्य से है। चलिए ठीक है, तो बताना कि इनका संबंध किस घराने से है भाई? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस घराना से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों बनारस घराना। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? आपसे ये पूछ चुका है कि फुटबॉल मैच में जो गोल पोस्ट होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, अभी आपको करीब 7.23 मीटर के आसपास होता है साथियों उसकी चौड़ाई, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी है। ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा 110 मीटर की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों 110 मीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे जनगणना से भाई। देखो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? करेक्ट आएगा 65.46%। और अगर आपसे पुरुष साक्षरता दर पूछे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है, याद रखिएगा 82.14%। ठीक है, और अगर ओवरऑल पूछे कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर क्या रही थी, तो याद रखना 74.04%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादीरट्टम के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है दिल्ली पुलिस। क्वेश्चन ऐसा नहीं था, क्वेश्चन था ऐसा आपसे पूछा था कि भारतनाट्यम नृत्य का पुराना नाम क्या है? तो सादीरट्टम आपका करेक्ट आंसर हो जाता। सादीरट्टम या तो दासीअट्टम, मैंने आपको बताया था ना, एनालिसिस करा रहे थे तब। अब देखो आगे आपसे ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादीरट्टम के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों भारतनाट्यम को भाई। याद रखना, ये जो कुचिपुड़ी दिख रहा है ना, ये आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो है ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो कि असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बच के क्या रह गया? कथकली, है ना, कथकली और मोहिनीअट्टम ये साथियों आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और क्या बच के रह गया? ओडिसी। ओडिसी याद रखना, ओडिसी उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और एक 8 है ना शास्त्रीय नृत्य, एक आपका है साथियों कथक। कथक जो कि उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो 8 आपको याद रखना है क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखिए, किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था? भाई बताइए, आपको पता है कि कांग्रेस का पहला विभाजन तो आपका 1907 में हुआ था साथियों, सूरत अधिवेशन में। ठीक है, लेकिन यहाँ आपसे पूछा है किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था? देखिए करेक्ट आएगा दिल्ली अधिवेशन 1918 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, बताइए क्या आंसर होगा? तो करेक्ट आंसर है कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, अध्यक्षता नहीं पूछा है, संबोधित किया था भाई, याद रखना कादम्बिनी गांगुली ने। याद रखना कादम्बिनी गांगुली जो है ना साथियों, भारत की पहली स्नातक और फिजिशियन महिला थी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है,
कांग्रेस के किस अधिवेशन के सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था? तो कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था? करेक्ट है, गुवाहाटी अधिवेशन में। याद रखिएगा, कांग्रेस का जो गुवाहाटी अधिवेशन है ये 1926 में हुआ था। 1926 के गुवाहाटी में आयोजित 41वें अधिवेशन, ठीक है, 41वें अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता अगर आपसे पूछे किसने की थी तो याद रखना एस श्रीनिवास अयंगर के द्वारा। एक सेकंड, मैंने लिखा था, देखो 1926 के गुवाहाटी में आयोजित 41वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? याद रखना एस श्रीनिवास अयंगर ने। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रावधान किया गया है? ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा अनुच्छेद 20 में। ऑप्शन नंबर है करेक्ट है साथियों, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता, मैंने बताया आपको प्रेस की स्वतंत्रता, कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 21 ये निजता के अधिकार से संबंधित है, जीने की स्वतंत्रता जिसको आप बोलते हैं। अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों का अंत किया गया है साथियों। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है? बताइए, इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कि साथियों मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है? तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 11 आप हटा दीजिए, क्योंकि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है, तो अनुच्छेद 11 तो आएगा ही नहीं। आंसर आपका इन तीनों में से कोई एक होगा, तो क्या आंसर है? अनुच्छेद 13। याद रखना ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों के बारे में बात की गई है या संबंधित है? तो अनुच्छेद 13 याद रखना। अनुच्छेद 14 की बात करें तो भाई ये विधि के समक्ष कानून से संबंधित है, ठीक है, कानून के समानता से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A का अधिकार, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किसका अधिकार प्रदान करता है? तो मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है कि साथियों अनुच्छेद 21 का जो ए है इसमें 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है, जो कि एक मूल कर्तव्य भी है। टोटल 11 मूल कर्तव्य है ना, तो जो 11वां मूल कर्तव्य है वो यही तो है, याद रखना, शिक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, क्लास अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना। देखिए आप लोग एक लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए जो मेहनत करते हैं ना, तो चलो आप लाइक कर देते हैं तो ये लगता है कि हाँ बच्चों को क्लासेस पसंद आ रही है, समझ रहे हो ना। देखिए क्वेश्चन है, कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सी एक भारत की मीठे पानी की झील नहीं है? तो साथियों लोकटक झील बिल्कुल मीठे पानी की झील है, बड़ा पानी भीमताल ये भी मीठे पानी की झील है, लेकिन सांभर झील जो कि राजस्थान में है आपका, ये खारे पानी की झील है साथियों, मीठे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? कल ही तो बताए थे तीसरी। देखिए 1962 में आपका जो है ना भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें कारण साथियों इस समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जिसके कारण भारत जो है ना मुद्रास्फीति की ओर बढ़ रहा था। कल ही आपको बताए थे ना। देखो करेक्ट आंसर 1962 पूछा है, 1962 में तो चीन के साथ युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? ध्यान से देखिएगा, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो करेक्ट आएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये इकोनॉमिक्स से संबंधित फुल फॉर्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर डी या 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का प्रयोग या उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? बताइए, तो भाई किस उपकरण का उपयोग जो है हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए करते हैं? तो साथियों करेक्ट आएगा आर्द्रता मापी का। आर्द्रता मापी यहाँ करेक्ट आंसर है। अगर ऑप्शन में आर्द्रता मापी ना हो तो हाइग्रोमीटर आपको देखने को मिलेगा। आर्द्रता मापी ना हो तो हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। आप बोलोगे सर हाइड्रोमीटर तो लिखा हुआ है, नहीं ये दूसरा है यार, ये हाइड्रोमीटर है। इससे अपेक्षित घनत्व यानी डेंसिटी को मापा जाता है। यहाँ आपसे पूछा है आर्द्रता, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, हाइड्रो नहीं, दोनों अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी आर्द्रता मापी यानी हाइग्रोमीटर से, याद रखेंगे। आगे देखिए, रक्त एक किस प्रकार का उत्तक है या क्या है? बताइए। देखिए रक्त की अगर बात की जाए ना तो एक संयोजी उत्तक है साथियों, कनेक्टिव टिश्यू है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? बताइएगा, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? करेक्ट आएगा चीन ने। चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? बताइएगा, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर अभी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। हाल ही में कहाँ अव्यवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? साथियों डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बताइएगा हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? तो देखिए, ये जो हैरिस पार्क है ये आपका ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित था, जिसका अभी नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है इस प्रकार से, या फिर किस बंदरगाह को जो है ना भारत का पहला हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये बताना है। तो करेक्ट आएगा हल्दिया बंदरगाह को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, हल्दिया बंदरगाह। आगे देखिए भाई, वह कौन सा शैवाल है या किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? देखिए करेक्ट आएगा क्लोरेला वल्गारिस को, याद रखना क्लोरेला वल्गारिस, जिसको अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उस द्वीप का नाम पूछा है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, याद रखना कच्चा थीवू द्वीप। और अगर आपसे पूछे कौन सा जल डमरू मध्य है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो साथियों याद रखना पाक जल डमरू मध्य है ना, पाक जल डमरू मध्य, ये भी याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ध्यान से देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख साथियों। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए सीडी देशमुख, याद रखेंगे सभी साथी। निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है या हुई थी? तो इनमें से कौन सा वर्ष है जिस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी? करेक्ट आएगा 21 जनवरी 1972 को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? साथियों बताइएगा, इनमें से कौन सा विटामिन है जो न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B9। साथियों विटामिन B9 का केमिकल नेम होता है, याद रखना, फॉलिक एसिड। क्या होता है भाई? फॉलिक एसिड, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो सौरमंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है ना, वह यूरेनस यानी अरुण ग्रह, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला है, इनमें से कौन सा वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? बताइए, भूकंप की तीव्रता आप किस उपकरण से मापते हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, रिएक्टर स्केल में। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तब पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आएगा कार्बन का। देखिए, पृथ्वी की आयु मापने में C14 का प्रयोग करते हैं, जो कि किसका समस्थानिक है? कार्बन का ही है ना, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, यार इससे भी हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे भी, ये तो लेवल में जो करा रहा हूँ ना ये बहुत ही अच्छा है, इससे भी हल्के आ रहे हैं पेपर में, टेंशन मत लीजिए। जो मैं करा रहा हूँ ना ये लेवल करके जाओगे ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे जीके जीएस में, आप जीके जीएस करंट में बिल्कुल गर्दा उड़ा के आओगे। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? करेक्ट है बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति की बात करें तो ये 10 मई 1857 से शुरुआत हुई थी। कहाँ से? तो मेरठ से, ठीक है। इसका ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसका कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना, याद रखना, ये एक क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध नेता थे। आपको बताना है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता इनमें से कौन थे? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HP ब्लाउत्स्की, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो साथियों विश्व का जो सबसे बड़ा पठार है वह तिब्बती पठार या तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, सतलज
सतलज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? देखिए सतलज नदी का ऋग्वेदिक नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट आएगा सुतुद्री। साथियों सतलज नदी का जो ऋग्वेद में नाम है वो है सुतुद्री, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? करेक्ट आएगा अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर है आर्टिकल 78। भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? बताइए, भारत में रबी के मौसम में इनमें से कौन सी फसल काटी जाती है? तो गेहूं भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, गेहूं रबी फसल है। अगला, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? बताइए सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? याद रखना गुजरात की। और अगर आपसे सबसे छोटी पूछे ना कि भाई बताइएगा सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है, तो साथियों याद रखना गोवा की है भाई, गोवा की। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? करेक्ट है आशापूर्णा देवी जी को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। और अभी अगर आपसे पूछे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल ही में किसको दिया गया है, तो याद रखना विनोद कुमार शुक्ला जी को। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला याद रखना, जिनको अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? यानी डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिएगा साथियों, आयकर, संपत्ति कर, इसके अलावा साथियों मूल्य वर्धित कर यानी वैट, ये सभी प्रत्यक्ष कर है, लेकिन माल और सेवा कर प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष कर है। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? याद रखिएगा अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के तहत साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पंचायत का संबंध किस अनुच्छेद से अगर आपसे पूछे तो याद रखना पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया जाता है, आर्टिकल 40। अगला, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा फ्लोरिडा जल डमरू मध्य से, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है साथियों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार ग्रुप डी में पूछा, पिछली बार एसएससी जीडी में आपसे पूछा था। तो टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? याद रखना पावेल ड्यूरोव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा पावेल ड्यूरोव। ठीक है, आगे देखिए, कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? देखिए इनमें से कौन सी परियोजना है जो मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? करेक्ट आएगा साथियों सेतु समुद्रम परियोजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सेतु समुद्रम परियोजना। नेक्स्ट है, कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? बताइए इनमें से कौन सा उपवेद है जो भाई कला और संगीत से संबंधित है? देखिए करेक्ट आएगा गंधर्व वेद। और अगर आपसे पूछे कौन सा वेद है जो संगीत, जिसको भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो याद रखिएगा सामवेद को, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? बताइए इनमें से कौन सा झील है जिस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? करेक्ट आएगा विक्टोरिया झील। ऑप्शन नंबर सी। नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? तो नीली क्रांति का संबंध साथियों मछली उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? याद रखिए करेक्ट आएगा अस्त्र मिसाइल को। ऑप्शन नंबर डी अस्त्र करेक्ट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष साथियों 5 जून को मनाया जाता है। और 2025 का थीम क्या था? तो याद रखना बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिक्की का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, जो कि होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। देखिए कौन से ऑप्शन में है? फेडरेशन ऑफ इंडियन कंपनीज नहीं, चैम्बर्स, इंटरनेशनल नहीं, इंडियन। ऑप्शन नंबर बी साथियों फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये फिक्की का फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछे फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष अभी अनंत गोयनका जी हैं, अनंत गोयनका। ठीक है, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनंत गोयनका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, इस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, दिए गए विकल्पों में से इसे पहचानिए। आपसे पूछ चुका है कि कल ही तो पूछा था ना कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? आपने आसानी से आंसर कर दिया था कि सर अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद को। अब आने वाले शिफ्टों में ये भी पूछ सकता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? याद रखिएगा कोयम्बटूर को। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत रिसर्च और एनालिसिस के साथ जो है आपके लिए एक्सपेक्टेड क्लास लेकर आए हैं। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन है जो भारत की पहली प्रमाणित ISO 900 ट्रेन है? इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, भोपाल एक्सप्रेस, याद रखिएगा। आगे देखिए, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर आधारित है या अवस्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है ना, याद रखिएगा चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई तमिलनाडु। आगे देखिएगा, चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साथियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर आपको डाउट होगा कि सर कानपुर में भी तो है, नहीं कानपुर में नहीं, इसका आपको पूछा है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका चेन्नई में ही है, तमिलनाडु में। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और साथियों बात करें अगर जो आप बोल रहे हो कानपुर में, तो कानपुर में इसका क्षेत्रीय केंद्र स्थित है ना। क्षेत्रीय केंद्र अहमदाबाद, जालंधर, कानपुर और कोलकाता में भी स्थित है, लेकिन ये एक्चुअल में इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में ही स्थित है। इसमें कंफ्यूज मत होना आप, इसीलिए मैंने दोबारा आपको बता दिया। आगे देखो, क्वेश्चन है 1 दिसंबर को दुनिया भर में किस रूप में मनाया जाता है? तो देखिए 1 दिसंबर को दुनिया भर में जो है ना विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए करेक्ट आएगा अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है साथियों, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस बाघ अभयारण्य कहाँ है? देखिएगा साथियों, मानस बाघ अभयारण्य असम में स्थित है। असम, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछे, जो कि अभी ग्रुप डी में बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है कि 58वां टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा है, तो याद रखिएगा माधव। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, असेंट निम्नलिखित में से किस देश की घरेलू एयरलाइन का नाम है? तो देखिए असेंट जो है ना किस देश की घरेलू एयरलाइन का नाम है? तो करेक्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्शन नंबर डी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंग महाजनपद की राजधानी जो है वो चंपा थी, चंपा याद रखना। ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी देश का आर्थिक विकास दर निर्भर करता है किस पर? तो साथियों बताना, किसी भी देश का जो आर्थिक विकास दर होता है ना, GDP, ये किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, बाजार के आकार और पूंजी निर्माण यानी उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी है पानी के बहाव और मात्रा के संदर्भ में? तो पानी के बहाव और मात्रा के संदर्भ में भारत की पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन नदी है। अगर आपसे पूछे पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फिर आपका नील नदी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए साथियों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। दूसरा आपका हुआ था 1931 में, पहला हुआ था 1930 में, दूसरा आपका हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये दूसरा वाला काफ़ी फेमस होता है, क्यों? क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, इसीलिए दूसरा वाला बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और अगर पूछे किस भारतीय नेता ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो याद रखना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। और ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुए थे? तो ये भी याद रखना लंदन में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। देखिए कुली किसकी प्रसिद्ध कृति है? बताइए कुली की रचना इनमें से किसने की है? तो करेक्ट आएगा मुल्कराज आनंद ने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुली किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो मुल्कराज आनंद की। अगला क्वेश्चन है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, इस पुस्तक के लेखक है साथियों इस्माइल मर्चेंट, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इस्माइल मर्चेंट। निम्नलिखित में से किसने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित डूरंड कप 2024 का फाइनल जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, याद रखना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा संदीप पौंड्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कौन सा घराना ख्याल गायन की अपनी अनूठी शैली के लिए जाना जाता है, जिसमें अक्सर जटिल और पेचीदा पैटर्न होते हैं? तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा ग्वालियर घराने में साथियों। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में कौन सा त्योहार देवी द्रौपदी अम्मन के सम्मान में लोगों द्वारा आग पर चलने को शामिल करता है और यह अपनी तीव्र भक्ति के लिए जाना जाता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा थिमिथी। उस त्योहार का नाम है साथियों
थिमी थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बास्केटबॉल में ट्रिपल डबल शब्द का क्या अर्थ होता है? बास्केटबॉल में ट्रिपल डबल शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 3 सांख्यिकी श्रेणियों में दोहरे अंक प्राप्त करना। याद रखना, 3 सांख्यिकी श्रेणियों में दोहरे अंक प्राप्त करना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नामित पहला रामसर स्थल है? तो साथियों भारत में नामित पहला रामसर स्थल कौन सा है? देखिए करेक्ट आएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साथियों। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अगर ऑप्शन में ना मिले तो आपको चिल्का झील मिलेगा। याद रखना, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ना साथियों, ये दोनों भारत में नामित पहले रामसर स्थल हैं। याद रखना, भारत में दलितों के कल्याण के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? देखिए करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने। कब की थी? तो याद रखना 30 सितंबर 1932 को, 3 सितंबर 1932 को। आगे देखिए, होम रूल आंदोलन को समर्थन देने के लिए एनी बेसेंट ने किस प्रभावशाली समाचार पत्र की स्थापना की थी? साथियों देखिएगा, होम रूल आंदोलन को समर्थन देने के लिए एनी बेसेंट ने किस प्रभावशाली समाचार पत्र की स्थापना की थी? करेक्ट है न्यू इंडिया की। न्यू इंडिया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला 1932 का इनमें से कहां पर हुए समझौता जो है? बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पृथक निर्वाचिका के मुद्दे पर एक समझौता था। देखिए 1932 में बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ था ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, पूना समझौता। भाई आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 241। अगर आपसे पूछे कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना से संबंधित है, जो कि कल आपसे पूछा था, याद रखना अनुच्छेद 231। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः एक वर्ष में संसद के कितने सत्र आयोजित होते हैं? तो याद रखना 3 साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीत शरद, देखिए शीत होता है, एक शीत या शरद बोल लो, एक मानसून और एक ग्रीष्म, 3 होता है ना। आगे देखिए क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा की गतिविधि को दर्शाती है का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो करेक्ट आएगा बेकेरल के नाम पर। याद रखना बेकेरल करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए इनमें से किसको संकेतित जीडीपी और डैश जीडीपी अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा वास्तविक जीडीपी को। ठीक है, वास्तविक जीडीपी को जो है ना सांकेतिक जीडीपी, हाँ देखिए वास्तविक जीडीपी को जीडीपी और वास्तविक जीडीपी 2 अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल अथवा स्पर्धा से संबंधित है? तो विलियम जोन्स कप जो है ना, ये साथियों बास्केटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इनमें से किस वर्ष बंगाल विभाजन किया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी 1905। आगे देखिए, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर स्वयं को गोली मार ली थी? तो बताइए, चंद्रशेखर आजाद ने जो है ना अल्फ्रेड पार्क में ना अपने आप को गोली मारी थी ना, जो कि इलाहाबाद में स्थित है साथियों। कब? डेट याद रखना 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ला लीगा शीर्षक जो है ना किससे जुड़ा है? तो ला लीगा टाइटल जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल का एक ट्रॉफी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना साथियों कर्नाटक में स्थित है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, मैंने 8 का ना आपको बता दिया ना अभी इसी क्लास में, तो बताइए कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भाई? साथ ही में बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, और साथियों क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा ये भी बताना। स्मार्ट स्टडी 2.0 में जाना आप, ठीक है, वहाँ पर जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स कराए हैं, आप लोग जाकर देख लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।